नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने वकील ट्यूटोरियल्स ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी फिर से एक बार जुड़े हैं और देखिएगा आज फिर से हम अपने डेली करंट अफेयर्स के सेक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्यारे तिरंगे के बारे में सुनते हैं और इसकी कहानी को जानते हैं। आज हमारी 22 जुलाई है। आज ही के दिन 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को हमारे तिरंगे को हमारी संविधान सभा ने अनुमति दी थी और उसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। क्या बनाया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान दिलाने वाला या भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाला जो व्यक्ति था या जो संस्था थी वो कौन सी थी? तो आप याद रखना, संविधान सभा ने तिरंगे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता प्रदान की 22 जुलाई 1947 को। इसमें जो लाल रंग होता है, सैफ्रॉन कलर होता है, ये आपका किसका प्रतीक होता है? ये आपका वेलर, करेज यानी आपके जो है साहस का प्रतीक होता है। व्हाइट जो कलर है आपका, ये शांति का प्रतीक होता है। और जो ये आपके इसमें चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जो ये तीलियां हैं ये आपके अंबेडकर साहब जी ने सजेस्ट की थी। तो उन्हीं के सजेशन पे ट्रुथ और जीवन का यानी सच बोलो, सच क्यों? क्योंकि ये सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है और अशोक स्तंभ पे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, इसलिए सच बोलो। इन तीलियों का यहां पे मतलब है साथ में 24 घंटे आपका जीवन चलता रहे, यानी ये चक्र आपका ट्रुथ एंड लाइफ को आपका इंडिकेट करता है, यानी सच्चाई और जीवन को आपके बताता है। ग्रीन जो है ये आपके प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ का प्रतीक है, यानी आप अपने जीवन में कितना विकास कर रहे हैं ये उसका प्रतीक है, यानी विकास करते रहिए। ठीक है, यहां पे आपको समझ में इतनी बात आई या नहीं आई? अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के किस पहले प्रधानमंत्री ने भारत का झंडा लहराया था, तो याद रखना है आपको, जवाहरलाल नेहरू जी जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भारत का झंडा पहली बार लहराया था। तो इसमें एक चीज और यहां पे जानने वाली है क्या, कि जो भारत का तिरंगा है ये संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और इसकी अगर आपसे चौड़ाई गुणे लंबाई पूछी जाए तो ये आपका 3/2 है। कितना है? 3/2 है। साथ में आपसे पूछा जाए कि इसकी डिजाइन तैयार करने वाला व्यक्ति कौन था, तो पिंगली वेंकैया ने जो है क्या किया था, इसकी जो है आपकी डिजाइन तैयार की थी। किसकी? तिरंगे की डिजाइन यहां पे प्रिपेयर की गई थी। साथ में आपको यह भी जानना है कि भारत की भूमि से बाहर यानी भारत से बाहर ये हमारा तिरंगा झंडा कहां पे फहराया गया था, कब फहराया गया था? तो याद रखना है आपको 22 अगस्त 1907 को, 22 अगस्त 1907 को ये तिरंगा झंडा आपका स्टुटग्रैट जर्मनी की धरती पे मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। किसके द्वारा फहराया गया था? मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। भीकाजी कामा के द्वारा जो है आपका ये तिरंगा झंडा फहराया गया था। कहां पे? तो स्टुटग्रैट जर्मनी के अंदर जो है आपका 22 अगस्त 1907 को जो है भारत की भूमि के बाहर पहली बार वहां पे तिरंगा झंडा आपका फहराया गया था। इतनी बात आपको यहां पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये रहा हमारा तिरंगा झंडा और उससे संबंधित वो तथ्य जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे और आप इनको तो पहचानते ही होंगे, जो कि हमारी 15वीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पद पे राष्ट्रपति बनी हुई हैं जो है आपकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी की अगर हम यहां पे बात करेंगे तो ये सबसे यंगेस्ट राष्ट्रपति हैं, सबसे आपकी यंगेस्ट राष्ट्रपति हैं। तो अगर पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ, तो 20 जून 1958 को, 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ है। ये अगर पूछा जाए इनका जन्म कहां हुआ है, तो मयूरभंज उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। साथ में आपको याद रखना है कि ये
एकमात्र ऐसी व्यक्ति, ऐसी राष्ट्रपति हैं आपकी जो कि स्वतंत्र भारत में जन्मी हैं, यानी 1947 से बाद जन्मी भारत की पहली राष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाएगा तो मुर्मू जी हो जाएंगी। यहां पे इनके नाम के आगे क्या क्या रिकॉर्ड बनाए हैं इन्होंने देखना जरा। ये पहली तो आपकी ट्राइबल वुमेन है, यानी जनजातीय राष्ट्रपति हैं, ट्राइबल प्रेसिडेंट, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट। यानी अगर आपसे पूछा जाए ये किस किस में फर्स्ट हैं, तो आपकी याद रखना है आपको फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है। साथ में आपको याद रखना है ये फर्स्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। क्या है भाई? फर्स्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट। अगर उम्र पूछी जाए तो याद रखना 64 साल 46 दिन, 64 ईयर्स एंड 46 डेज, 64 साल 46 दिन इनकी जो है क्या है, उम्र है। तो फर्स्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। साथ में आपको याद रखना प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम झारखंड, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो झारखंड की क्या बनी थी, जो झारखंड की आपकी गवर्नर बनी थी, फर्स्ट प्रेसिडेंट। ऑल्सो सर्व्स एज गवर्नर ऑफ झारखंड, यानी झारखंड की गवर्नर ऑफ झारखंड, झारखंड की जो है गवर्नर ये बनी थी, जो आपकी मुर्मू जी हैं। ये पहली प्रेसिडेंट बनी है जो झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। और आपसे अगर पूछा जाए तो एक पॉइंट और याद रखना है, फर्स्ट प्रेसिडेंट वर्थ इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी भारत स्वतंत्र होने के बाद जन्मी भारत की पहली राष्ट्रपति आपकी कौन हो जाएंगे? द्रौपदी मुर्मू जी आपकी हो जाएंगी। इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी है। और इनके एक सम्मान के बारे में भी आपको याद रखना है, और वो सम्मान क्या है? नीलकंठ सम्मान, नीलकंठ सम्मान, नीलकंठ सम्मान। यह सम्मान इनको किसने दिया? तो उड़ीसा की विधानसभा ने दिया है। तो उड़ीसा की विधानसभा में आपकी ये सम्मानित की गई है, किससे? नीलकंठ सम्मान से। वेस्ट विधायक का सम्मान, वेस्ट विधायक का सम्मान मिला है इनको, वेस्ट लेजिस्लेटर का सम्मान है ये। ठीक, इतनी बात इनसे आपको याद रखनी है। और ये भारत की 15वीं प्रेसिडेंट है। साथ में भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं वो कब, कौन से कितनी टाइम वाले हो रहे हैं? तो 16 में जो है भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन से नंबर की, यानी कितने व्यक्ति इनसे पहले राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो ये 18वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ये भी याद रखना है, 18वें नंबर की आपकी राष्ट्रपति हैं। ठीक, चलिएगा, तो इसमें मैंने कार्यवाहक राष्ट्रपति भी डाले हुए हैं। ठीक, इसलिए मैंने ये यहां पे आपको बताया है। चलिए देखिए, फिक्की सर्वे शोज ग्रोथ सोइंग टू 7%, यानी फिक्की जो है एक आपका नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है आपका एक एसोसिएशन है, किसका? तो ये इंडस्ट्रीज का एसोसिएशन है। ठीक, ये आपका इंडस्ट्री बॉडी है, एक एसोसिएशन है। किससे रिलेटेड है फिक्की अगर पूछा जाए तो ये इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। किससे? इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है। फिक्की आपका इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेगा। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी आपकी संस्था है। साथ में आपको याद रखना है कि फिक्की जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका क्या? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स
एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक, इंडस्ट्री। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई तो 1927 में इसकी स्थापना हुई है। अगर पूछा जाए इसके हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे हैं तो आपको बता देना है न्यू दिल्ली में, इसके जो है आपके नई दिल्ली में इसके क्या हो जाएंगे, हेडक्वार्टर हो जाएंगे। इसकी जो है स्थापना किसने की तो आपको ये भी याद रखना है, इसकी स्थापना आपके जमुनालाल, इसकी स्थापना आपके घनश्याम दास बिरला जी ने की है। किसने की है? घनश्याम दास बिरला जी ने की थी। ये एक क्या है आपका, ये एक एसोसिएशन है इंडस्ट्रियल लोगों का, ठीक है, ट्रेड एसोसिएशन। इसे क्या कह सकते हैं हम फिक्की को? एक ट्रेड एसोसिएशन है, व्यापार संगठन है, एसोसिएशन है। अच्छा, क्या एसोसिएशन बनाने की आज़ादी हमें संविधान देता है? तो कौन से अनुच्छेद में एसोसिएशन यानी आपकी संस्थाओं बनाने की आज़ादी दी जाती है? तो ये आपको आर्टिकल नंबर बताना है किस में दी गई है। तो इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो फिक्की ने आपकी एक जो है रिपोर्ट जारी की है, फिक्की इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे 2022, फिक्कीज इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे 2022। उसमें बोला है, पहले इसने बोला था भारत की जो ग्रोथ है 7.4% से जाएगी, लेकिन अब बोला है 7% से ही भारत की ग्रोथ हो पाएगी। जो विश्व की जो आपके विश्व के अलग अलग जो विश्व में घटित हो रही हैं घटनाएं, उनके जो है आपके इंपैक्ट भारत पे भी पड़ेंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल श्रीलंका और दूसरा एग्जाम्पल रूस या यूक्रेन का युद्ध, इसके भी भारत पे प्रभाव पड़ेंगे, इनका कहना है। कर्नाटका टॉप्स नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट। तो नीति आयोग की जो इनोवेशन इंडेक्स लिस्ट है उसमें नीति आयोग की जो इनोवेशन इंडेक्स है उसमें कर्नाटका ने टॉप पोजीशन को पाया है। तो ये इंडेक्स जो है किस किस राज्य ने कितना ज्यादा इनोवेशन किया है उसे दर्शाता है। तो सबसे ज्यादा इनोवेटिव इस बार कौन निकल के आया है? तो याद रखना है आपका, कर्नाटका सबसे ऊपर आया है, कर्नाटका सबसे ऊपर आया है। और कर्नाटका से दूसरे नंबर पे तेलंगाना आ गया है। कर्नाटका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आपका कौन है? तो तेलंगाना है, तेलंगाना है। तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जाए, बस 3 ही याद रखने हैं, तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जाए तो हरियाणा इज ऑन द 3rd पोजीशन, हरियाणा इज ऑन द 3rd पोजीशन। तो हरियाणा आपका तीसरी पोजीशन में हो जाता है, ठीक, हरियाणा आपका तीसरी पोजीशन में आता है। अब आपसे पूछा जाएगा जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उसमें पहले पायदान पे कौन आया है? तो याद रखना मणिपुर जो है आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन में सबसे अव्वल नंबर लाया है इनोवेशन के आपके किसमें? इनोवेशन के आपके सरकमस्टांसेस में या इनोवेशन करने में या नवाचार करने में जो है मणिपुर जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे उत्तम स्थान पाया हुआ है। साथ में अगर आपको अपने राज्य यानी छत्तीसगढ़ की जानकारी चाहिए तो छत्तीसगढ़ आपका 17वें नंबर पे आया है, छत्तीसगढ़ आपका 17th पोजीशन पे आया है, याद रखना है आपको, ठीक। नवाचार जो आपकी इंडेक्स नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है उसमें छत्तीसगढ़ का स्थान 17वां है, मणिपुर का स्थान नॉर्थ ईस्ट में पहला है, कर्नाटका का पहला है पूरे भारत में, तेलंगाना का पूरे भारत में द्वितीय है और हरियाणा का पूरे भारत में तृतीय स्थान आया है। किसमें? नवाचार सूचकांक में, जो सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। अगर यहां पे हम किसकी बात करेंगे? नीति आयोग की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई? तो सभी को पता है 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए इसके अध्यक्ष के बारे में तो अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? पीएम इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर पूछा जाए उपाध्यक्ष के बारे में, किसके बारे में? उपाध्यक्ष के बारे में, तो सुमन बेरी जी जो है आपके उपाध्यक्ष हो जाएंगे, सुमन बेरी साहब इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे। साथ में अगर इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बारे में पूछा जाए तो आपको परमेश्वरन अय्यर के बारे में बोल देना है। किसके बारे में? परमेश्वरन अय्यर
अय्यर, जो परमेश्वरन अय्यर साहब है, ये आपके इसके क्या हो जाएंगे, सीईओ हो जाएंगे। किसके, नीति आयोग के सीईओ हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट को यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। वुमेन्स हैव राइट टू सेफ अबॉर्शन, तो अबॉर्शन कराने का राइट क्या वुमेन्स को है, तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार इसे रिपीट किया है इसी बात को। हाँ बिल्कुल, वुमेन्स को अबॉर्शन कराने का राइट है। तो आर्टिकल आपके 21 में बोला गया है कि सभी को पर्सनल लिबर्टी की, किसकी आजादी है, पर्सनल लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दी गई है। किसके, किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 21 के अंदर, 21 आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आपके क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं और क्वेश्चंस में देखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन स्कीम इज रिलेटेड टू, तो जो प्रधानमंत्री की जीवन स्कीम है वो किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। सेफ्टी ऑफ वुमेन्स, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। बायो इथेनॉल प्रोजेक्ट यानी जैव इथेनॉल परियोजनाओं से संबंधित है। कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता अधिकार से संबंधित है, या सड़क सुरक्षा, तो सही उत्तर हो जाएगा जैव इथेनॉल से ये संबंधित है जीवन योजना। अगर जीवन योजना का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। जैव ईंधन, ईंधन वातावरण, जैव ईंधन वातावरण, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष, अनुकूल फसल अवशेष, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, निवारण योजना। जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना जो है, ये योजना कब लागू की गई थी, तो 2003 में लागू की गई थी। और इस योजना का मुख्य आपका उद्देश्य था कि पेट्रोल में कम से कम 10% जैव ईंधन मिलाया जाए, यानी जो आपका अवशेष रह जाता है, किसका, फसल का अवशेष रह जाता है, यानी फसल जो की जाती है खेतों में उसका अवशेष रह जाता है, साथ में खाना पीना खाते हो तो उसका बचा हुआ आपका झूठन रह जाता है, उससे क्या निकाला जाए, उससे इथेनॉल निकाली जाए और वो इथेनॉल कम से कम पेट्रोल में 10% मिलाई जाए। और ये टारगेट रखा था हमारी सरकार ने 2022 का, 2022 तक हम कम से कम 10% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने लायक हो जाएं। ठीक है, इस तरह आपका क्या बचेगा, आपका पर्यावरण बचेगा, वातावरण अनुकूल हो जाएगी, आपकी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कम होगी, यानी प्रदूषण आपको देखने को कम मिलेगा। इतनी बात यहां पे आपको क्लियर रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहां पे बात करेंगे, किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन पैसेंजर ड्रोन, ऐसा कौन सा ड्रोन बनाया गया है जो इंसानों को भी उड़ा के ले जाएगा। आर्यभट्ट, वरुणा, परम पद्मा या तेजस, तो आंसर उत्तर सही आपका वरुणा होगा, क्योंकि आर्यभट्ट हमारा पहला क्या था, कमेंट सेक्शन में बताना है। परम पद्मा हमारा पहला सुपर कंप्यूटर था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम पद्मा था। तेजस आपका क्या है, तेजस आपका विमान है। ठीक है, यहां पे वरुणा जो है उत्तर सही हो जाएगा। आर्यभट्ट आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या चीज है आर्यभट्ट, किस चीज का पहला आर्यभट्ट नाम दिया गया था, किस चीज को। यहां पे एक बात और आपको जाननी है, ये ड्रोन कैसा है, तो ड्रोन हमेशा पायलट लेस होता है, तो बिना पायलट के चलेगा, पायलट लेस यानी बिना ड्राइवर का आपका एरोप्लेन हो जाता है, क्या, ड्रोन आपका बिना ड्राइवर का एरोप्लेन हो जाता है। और नवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन, नवल इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे बनाया गया है। ये किसका काम करता है? तो ये नेवी के लिए काम करता है। किसके लिए? नेवी के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन आपका नेवी में जो देसी चीजें हैं, देसी उपकरणों का प्रयोग को प्रोत्साहित करता है और उनको बनाता है। साथ में पहली बार नेवी ने पहली बार ड्रोन्स का प्रयोग वॉरशिप्स पे किया है। याद रखना, सबसे पहली बार इस बार, समझ रहे हो, ड्रोन्स का प्रयोग नेवी ने वॉरशिप्स पे किया है। यानी जो लड़ाकू पोत होते हैं उस पे पहली बार ड्रोन का प्रयोग नेवी आपकी करेगी, यानी जल सेना करेगी। इतनी बात यहां से आपको क्लियर रहनी चाहिए। अगले पॉइंट पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारी आज की क्लास का ये आपका अंतिम प्रश्न होगा। नहीं, देखिएगा, इसके बाद एक और प्रश्न होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर फर्स्ट टाइम डेवलप्ड फॉर नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को के लिए डिस्ट्रिक्ट यानी जिला स्तर पर क्या डेवलप की गई है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाई गई है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विश्व भर के लिए भी बनाई जाती है, लेकिन ऐसा पहली बार भारत सरकार द्वारा किया गया है कि उसने नॉर्थ ईस्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला स्तर पर क्या बनाई है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाई है। तो यह प्रश्न पूछ रहा है कि यह कितने राज्यों के लिए बनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 8 राज्यों के लिए बनी है। लेकिन यह प्रश्न इसीलिए बनाया गया है क्योंकि आप इस प्रश्न का उत्तर 7 राज्य समझते होंगे, लेकिन यह 8 राज्य हैं। बताइए, 8 राज्य में मैं एक जोड़ दे रहा हूं बस, सिक्किम भी इसमें आता है। और जो आप 7 सोच रहे हो वो तो आते ही आते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारे आज करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड जूट मार्क इंडिया लोगो? जूट मार्क इंडिया लोगो किसके द्वारा जूट के प्रमोशन के लिए जो है बनाया गया है? जूट के प्रमोशन के लिए जूट मार्क इंडिया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आपकी वेस्ट बंगाल की सरकार के द्वारा, या भारत सरकार के द्वारा, या इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, या नेशनल जूट बोर्ड कोलकाता के द्वारा? तो सही उत्तर होगा भारत सरकार के द्वारा। अगर नेशनल जूट बोर्ड की बात करेंगे तो यह कोलकाता में स्थित है और यह जूट को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग स्कीमें निकालता रहता है, नेशनल जूट बोर्ड। जूट अगर कहेंगे सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कहां पे होता है? तो याद रखना, वेस्ट बंगाल में ही सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन आपका होता है। अगर बात करें आपके, ठीक है, बस इतना ही आज हम लोगों को करना है, आई थिंक, और हमारे क्वेश्चन नहीं है। चलिएगा, इसी के साथ आज हम लोग अपने इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन को एंड करते हैं। कल फिर से आपसे जो है मुलाकात होगी नए करंट अफेयर्स के सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस।